हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आने वाली है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो भी जल्दी होगा, 6 महीने के भीतर। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। आज हम आपके लिए इतिहास का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें हम आपको हड़प्पा सभ्यता से बताएंगे, सिंधु सभ्यता से क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या चीज़ नहीं मिली, आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। ठीक, प्राचीन भारत का इतिहास इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण होता है। ठीक है, इतिहास हम लोग जो जानते हैं अतीत में घटित घटनाओं का जिसमें विवरण होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास मतलब पास्ट में, पूर्व में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है, अतीत मतलब होता है पिछला, मतलब पूर्व में, पीछे। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास हमारा 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इतिहास हमारे कितने भाग में बटा हुआ है? 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं थे। मतलब सीधा से ये है कि इस काल में मानव किसी भी लिपि और किसी भी लेखन कला को नहीं जानते थे। ठीक है, अच्छा, इस काल को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे पाषाण काल या ताम्रकाल। ठीक है, इस काल में लोग या मानव किसी भी लिपि को नहीं जानता था और ना ही लिखने की किसी कला को जानता था। ठीक है, इस काल को अन्य नाम से भी जाना जाता है, पाषाण काल और ताम्रकाल से। ठीक है, अब सेकंड हमारा क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इस काल में मानव लिपि से परिचित तो थे पर वह पढ़ी नहीं जा सकती थी। आद्य ऐतिहासिक काल में मानव लिपि से परिचित तो थे पर उसको पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, पर उसको पढ़ना नहीं जानते थे। आगे, अच्छा, इस काल को अन्य नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता या और सिंध सभ्यता हमारी इसी काल में थी। ठीक है, अब है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में देखिएगा, मानव किसी लिपि से परिचित था, मानव किसी न किसी लिपि से परिचित तो था और वह पढ़ी भी जा सकती थी। ठीक है, अच्छा, इसमें भारत को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये भी इतिहास में 3 पार्ट में आपका डिवाइड हुआ है, बांटा गया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इतिहास को हम लोगों ने कितने पार्ट डिवाइड किया था? 3 भाग में। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है? इसमें मानव न तो किसी लिपि को जानता था और ना ही लेखन कला को जानता था। ठीक है, अच्छा, इसका और भी अन्य नाम से अगर जानोगे तो पाषाण काल एंड ताम्रकाल। ठीक है, दूसरा हमारा ऐतिहासिक काल, इसमें मानव लिपि को तो जानता था पर पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता इसी में थी आपकी। और नेक्स्ट आपका था ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव लिपि को जानता था और पढ़ना भी जानता था। ठीक, इस काल को 3 पार्ट डिवाइड किया गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, अच्छा, अब फिर देखिएगा इस टॉपिक को दोबारा से,
प्राचीन भारत का इतिहास इतिहास जो अतीत में घटित घटनाओं का विवरण जिसमें होता है वो हमारा इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता या जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है। इतिहास को 3 पार्ट में विभाजित किया गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में मानव किसी भी लिपि को नहीं जानता था और ना ही लेखन कला को जानता था। ठीक है। इस काल को हम लोग पाषाण काल और ताम्र काल भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें मानव लिपि से परिचित तो थे पर वह पढ़ी नहीं जा सकती थी। ठीक है। और हड़प्पा या सिंधु सभ्यता इसी में थे। अच्छा, नेक्स्ट ऐतिहासिक काल जिसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित तो थे और वह पढ़ी भी जा सकती थी। ठीक है। अच्छा, ऐतिहासिक काल में भी 3 पार्ट डिवाइड हुआ है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक यही पॉइंट याद हो गए होंगे। ये मैंने खुद नोट्स बनाए हुए हैं दिल्ली से, तो वेरी सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है। हर टॉपिक, हर लाइन आपको, हर पॉइंट आपको सिंपल भाषा में समझाया गया हुआ है। ठीक है। ठीक, आगे बढ़िएगा। और इस पीडीएफ से, इस टॉपिक से आपको कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि सारे जो भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो उसी की नोट्स हैं, सब उसमें नोट हैं। ठीक है। आओ देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के नाम है और नदी के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। इसकी सबसे पहली जो जानकारी थी वो हड़प्पा की खुदाई से हुई थी। ठीक है। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये क्वेश्चन एक वनडे एग्जाम पूछा गया था। इसकी डेट किस डेट से किस डेट तक। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है। फिर देखिएगा एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुआ था, ये माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का विस्तार, आगे नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है। देखिएगा, उत्तरी सीमा में मांडा जम्मू कश्मीर में हुआ इसका विकास। ठीक है। दक्षिण सीमा में दैमाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। पश्चिमी सीमा में फुतका गैंडोर्म बलूचिस्तान में।
और पूर्वी सीमा में आलमगीर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। फिर देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ का हुआ। उत्तरी सीमा में आपका हुआ था मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण सीमा में दैमाबाद महाराष्ट्र में, और पश्चिमी सीमा में सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी सीमा में आलमगीर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आगे देखिएगा। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो था त्रिभुजाकार। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सामाजिक जीवन कैसा था इन लोगों का, वो देखिएगा। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा और आपको याद करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें, और 1-2 बार देखने के पश्चात फिर आप देखना कि आपको कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है इस वीडियो देखने के बाद। क्योंकि मैंने खुद 3 एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस के क्लियर किए हुए हैं, SPGD का क्लियर किया हुआ है। ठीक है, देखिएगा सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या था। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था और सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा वो 4 वर्ग कौन कौन से थे। तो पहला वर्ग विद्वान वर्ग था, दूसरा योद्धा वर्ग था, तीसरा व्यापारी या शिल्पी वर्ग था, चौथा श्रमिक वर्ग था। ठीक है, 4 आपके समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। तो पहला क्या था, विद्वान वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी या शिल्पी वर्ग, चौथा श्रमिक वर्ग। ठीक है, अच्छा सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन क्या था। तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार भोजन करते थे। ठीक है, समाधान प्रणाली की क्या थी, ये लोग सबका अंतिम संस्कार किस तरह करते थे। तो वो देखिएगा सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। सिंधु सभ्यता में जो अंतिम संस्कार होता था वो 3 प्रकार से होता था। ठीक है, पहला क्या है, पूर्ण समाधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। ठीक है, अब सेकंड है आंशिक समाधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। तीसरा है दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा। ठीक है, ये कभी पूछा भी गया कुछ नहीं है। इसमें एवरी पॉइंट आपके जो दे रखे हैं वो सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखे हैं और जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। अब नोट देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी, मिस्र सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी। ये क्वेश्चन शायद उत्तराखंड PCS में आया हुआ था 2021 या 22 में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता थी, नील नदी घाटी सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मतलब उस समय। ठीक है, तो एक बार फिर देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। इनका समाधान 3 प्रकार से करते थे। पहला था पूर्ण समाधान, मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा। दूसरा था आंशिक समाधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसकी मांस को खा लेते हैं तो हड्डियों को दफना देना। तीसरा दाह संस्कार, मृतक को जलाने की परंपरा। ठीक है, अब नोट जो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ठीक है, अब देखते हैं आगे अब। ठीक है, आपका क्या है, नगर नियोजन। क्या है, नगर नियोजन। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सबसे पुराने सुनियोजित नगर हैं।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। थर्ड पॉइंट, सिंध सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। चौथा पॉइंट, सिंध सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सिंध सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। ठीक है। पाँचवा पॉइंट, सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नान घर, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नान घर, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। छठा पॉइंट, ढकी हुई नालियाँ भी मिली हैं। ठीक है। आपका आता है स्थान हड़प्पा जगह। ठीक है। हड़प्पा, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यह रावी नदी तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। अब हड़प्पा से मिले जो वस्तुएं ये साक्ष्य। ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, तो देखिए क्या क्या मिला। श्रमिक आवास मिले हुए हैं, अन्नगार मिला हुआ है। नंबर 3, लकड़ी का ताबूत मिला हुआ है। नंबर 4, RH-37 कब्रिस्तान मिला हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा से मिला हुआ है। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। यह रावी नदी तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला है श्रमिक आवास, दूसरा अन्नागार, तीसरा लकड़ी का ताबूत, चौथा RH-37 कब्रिस्तान। ठीक है। आगे देखिएगा। अब आता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा था, यह मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। वर्तमान में यह सिंध नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन या की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला मिला है पुरोहित आवास मिला हुआ है, दूसरा अन्नागार मिला हुआ है, तीसरा विशाल स्नान गृह मिला हुआ है। पहला पुरोहित आवास, दूसरा अन्नागार, तीसरा विशाल स्नान गृह, चौथा घर में कुआं, पाँचवा आद्य शिव, छठा कांसे की बनी नृत्य की मूर्तियाँ, सातवां सबसे चौड़ी सड़क। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आद्य शिवा, कि आद्य शिवा की कहाँ से मिले हैं या इनकी मूर्ति कहाँ से मिली हुई है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। कहाँ से मिली हुई है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अच्छा, फिर देखिएगा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंध नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला पुरोहित आवास, दूसरा अन्नागार, तीसरा विशाल स्नान गृह, चौथा घर में कुआं, पाँचवां आद्य शिव, छठा कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, सातवां सबसे चौड़ी सड़क। ठीक है। सबसे चौड़ी सड़क।
नेक्स्ट टॉपिक चुन्हू दड़ो, ठीक है। इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी और वर्तमान में यह सिंध नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यह औद्योगिक शहर है। चुन्हू दड़ो एक ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यह औद्योगिक शहर है, ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला लिपस्टिक, दूसरा शीशा, तीसरा मनकी और गुड़िया, चौथा कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हुए हैं। कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हुए हैं, ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला लिपस्टिक, दूसरा शीशा, तीसरा मनकी और गुड़िया, चौथा कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हुए हैं, ठीक है, के निशान मिले हुए हैं। तो इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि शीशा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आंसर क्या आपका होगा? चुन्हू दड़ो, ठीक है, चुन्हू दड़ो। एक क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा शहर औद्योगिक शहर में था, तो क्या आंसर होगा आपका? चुन्हू दड़ो, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट बार रोपड़ को, नेक्स्ट क्या है? रोपड़। इसकी खुदाई एकदत्त शर्मा ने की थी, ठीक है। इसकी खुदाई एकदत्त शर्मा ने की थी और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हुई हैं। पहला, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सेकंड, नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सब बुर्ज में मिला था। नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सब बुर्ज में मिला। नेक्स्ट है कालीबंगा। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान में गंगा किनारे के यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हुए हैं। हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हुए हैं। नंबर 2, अलंकृत ईंटें मिली हुई हैं। नंबर 3, हवन कुंड मिला हुआ है। चौथा, चूड़ी मिली हुई हैं, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और इसकी खुदाई बीके थापड़ ने तथा बीबी लाल ने की थी। वर्तमान में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हुए हैं। अलंकृत ईंटें मिली हुई हैं। तीसरा हवन कुंड मिला हुआ। चौथा, चूड़ी मिली हुई है। नेक्स्ट है धौलावीरा। इसकी खुदाई रवि सिंह वशिष्ठ ने की थी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। क्या मिला हुआ? स्टेडियम, ठीक है। क्या मिला? स्टेडियम। ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेडियम कहाँ मिला हुआ है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। नेक्स्ट, सुरकोटदा। देखिएगा इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था। वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। घोड़े की हड्डियाँ मिली हुई हैं। क्या मिली हुई हैं? घोड़े की हड्डियाँ, ठीक है। आगे लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था।
लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने भोगा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हुई हैं। यहाँ से सिंध सभ्यता का बंदरगाह मिला है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल से मिलता है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हैं। अब है महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पॉइंट। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की कभी लिपि कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है। और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सैंधववासी जो हैं वो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा। सैंधववासी के नाम पर सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। सिंडोन का अर्थ होता है सैंधववासियों की उपज। ठीक है। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सैंधववासियों की उपज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो बहुत से हमारे भाई बहन पशुपालन कर देते हैं और कृषि भी कर देंगे। ठीक है, जबकि आंसर क्या होगा, व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो था व्यापार करना। ठीक है। जो सभ्यता के लोग मापतौल से परिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग मापतौल से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सैल खड़ी का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सैल खड़ी का उपयोग किया जाता है। नोट, ये क्वेश्चन आपका वीडियो पेपर में पूछा गया था 2018 में कि जैन संस्थानों या सभाओं को दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं, पल्ली छद्म कहते हैं, पल्ली छद्म। ठीक है। तो जिस भाई बहन को नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स बना सकता है। आपको हम डेली एक वीडियो देंगे, आपको जीएस की है, केमिस्ट्री की, और आप लोगों के लिए मैथ का हम बहुत जल्दी एक पीडीएफ लेके आ रहे हैं। तो जिस भाई बहन को तैयारी करनी है वो कमेंट करे और आपके नोट्स बनाए। थैंक यू।